जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GS की क्लास। ठीक है, और जिसमें ये हमारी एक नई सीरीज है जिसका नाम है अंतिम प्रहार। ठीक है, और इस सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस सीरीज में जो है तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो SSC GD में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये इसका तीसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले हम जो है तो 2 दिन की क्लासेस आपके लिए करवा चुके हैं और ये इसकी तीसरी क्लास है। और ये जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन भी उसी प्रकार के लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स सर्कल है जो ठीक है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नवाड। ठीक है, नवाड यानी इंग्लिश में हम कहें तो NABARD। ठीक है, नवाड 1982 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। ठीक है, तो जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, यानी अस्तित्व में आए थे 1982 में 1982 में, तब इसकी जो शुरुआत है तो कितनी पूंजी से की गई थी, जो की गई थी 100 करोड़। कितने 100 करोड़ से जो है तो इसकी शुरुआत की गई थी। हम बात करते हैं नवाड की। ठीक है, तो नवाड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में 1982 में। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है नवाड का, तो ये हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था, तो ये सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये कब किया था, इन्होंने जो है 1943 में सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण में, ठीक है, रेडियो द्वारा जो है तो इनको राष्ट्रपिता के रूप में कहा था। अगर हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी की, ठीक है, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनको महात्मा कहा, क्या महात्मा, तो इनको महात्मा किसने कहा, तो ये पूछ जाता है महात्मा इनको कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो उन्होंने इनको कहा महात्मा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाने लगा। ठीक है, बापू, तो बापू किसने कहा था, तो बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जो है तो उन्होंने क्या कहा, इनको कहा बापू। फिर इसके बाद राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसके बाद कहा इनको अर्धनग्न भिखारी, अर्धनग्न भिखारी यानी हाफ नेक्ड बेकर कहा गया था इनको, हाफ नेकेड बेगर। ये किसने कहा था, तो ये जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न भिखारी यानी हाफ नेकेड बेगर, तो ये किसने कहा था, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। ठीक है, इंग्लैंड के, क्या नाम था इनका, नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो थे तो इन्होंने जो है तो गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी कहा था। इसके अलावा जो गांधी जी है तो इनको साबरमती का संत भी कहते हैं, साबरमती का संत यानी संत ऑफ साबरमती, साबरमती का संत भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जो अपनी दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो ये साबरमती आश्रम से किया था, इसलिए इनको जो है तो साबरमती का संत भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है तो ये 9 जनवरी, यहाँ पर देखिए 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। इनके कुछ आंदोलन है, 1917 का आंदोलन, चंपारण आंदोलन जिसको कहते हैं, 1917 चंपारण आंदोलन। फिर 1918 में इनका खेड़ा सत्याग्रह, फिर 1919 में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया, रॉलेट सत्याग्रह। फिर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा
आंदोलन, ठीक है। और फिर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया इन्होंने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी की बातें यहाँ पर और भी कुछ है, तो गांधी जी जो है तो इन्होंने नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, एंड हरिजन, ये पत्रिकाएं जो हैं तो ये इनकी पत्रिकाएं जो महात्मा गांधी ने चलवाई थी, ठीक है। यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। फिर इसके अलावा इन्होंने किताबें लिखी, तो इनकी जो किताबें थी तो ये थी माय एक्सपेरिमेंट्स, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इन्होंने लिखी थी गोखले, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, ये किताब भी लिखी। इसके अलावा इन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी। कौन सी? हिंद स्वराज, ये किताब लिखी किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये था महात्मा गांधी के बारे में। फिर हम महात्मा गांधी की आगे बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे तो इन्होंने 2 नारे भी दिए, ठीक है। तो इनके नारे भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे ये बता देता हूँ मैं। तो जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, तो उन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया। इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारे भी किसने दिए थे? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब ये तो हो गई महात्मा गांधी की बात, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी के बारे में जो मैंने बताया, तो आप वीडियो पोस्ट करेंगे और सारी चीज़ें लिख लेंगे। फिर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि हम इन्होंने ही जो है तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं नेताजी। क्या? नेताजी हम इनको कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1938 और 1939 में, ठीक है, INC अध्यक्ष रहे, INC अध्यक्ष रहे, INC अध्यक्ष, ठीक है। 1939 का हरिपुरा में सेशन हुआ। कहाँ पर? हरिपुरा में सेशन हुआ था, यहाँ पर ये अध्यक्ष थे। फिर 1939 का त्रिपुरी में सेशन हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरी में। यहाँ पर भी जो है तो ये INC के अध्यक्ष थे और 2 बार ये अध्यक्ष रहे। और ये ऐसे सदस्य अध्यक्ष हैं जिन्होंने अध्यक्ष चुने जाने के बाद जो है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष पद का इन्होंने इस्तीफा कब? 1939 में दिया था। कब? 1939 में दे दिया था कांग्रेस से। और इसके बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जो है तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज थी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, तो जो आज़ाद हिंद फौज है तो इसकी कमान संभाली, ठीक है, कमान संभाली, इसकी कमान संभाली। और जो आज़ाद हिंद फौज जिसको हम INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, ठीक है, इसको पुनर्जीवित किया था। पुनर्जीवित किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको जो है तो ये पुनर्जीवित किसने किया? तो पुनर्जीवित किया था आज़ाद हिंद फौज को, ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह ने जो है तो इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये है सुभाष चंद्र के बारे में। और इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, ये किताब भी लिखी थी किसने? ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस की बात हो गई, फिर हम बात करते हैं सरदार पटेल की, ठीक है। तो सरदार पटेल के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अलग से एक ले लेता हूँ पेज, ठीक है। सरदार पटेल के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? सरदार पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, तो इनको जो है तो ये भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष इनको कहते थे। क्या? भारत का लौह पुरुष। और भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता था, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता था। जो है तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है तो सरदार की उपाधि, जो सरदार की उपाधि, ठीक है, तो सरदार की उपाधि तो ये किसने दी थी? जो सरदार की उपाधि दी थी तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर? बारदोली सत्याग्रह
ये कब हुआ था? तो ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और यहाँ पर जो महिलाएं थी, ठीक है, बारदोली की जो महिलाएं थी, महिलाएं, ठीक है, तो जो बारदोली की महिलाएं थी तो उन्होंने जो है तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो सरदार पटेल हैं, तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे, ठीक है, गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री एंड पहले उप प्रधानमंत्री। तो पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो ये 1931 के, ठीक है, 1931 का कराची सेशन आईएनसी का, ठीक है, कराची सेशन में ये अध्यक्ष थे। कौन से? 1931 के कराची सेशन में ये अध्यक्ष बने। इसके अलावा सरदार पटेल जो है तो इनकी एक मूर्ति है जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? तो ये जो है तो ये नर्मदा जिला गुजरात में ये स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा तट पर और सरदार सरोवर बांध के पास, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध के पास। तो जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, ठीक है। और ये जो कितनी है तो इसकी जो हाइट है ये 182 मीटर, कितनी? 182 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है। फिर इसके अलावा जो सरदार पटेल की मूर्ति है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको इसकी जो डिज़ाइन किया था तो ये किया था राम वी सुतार ने। कहा किसने? रामवीर सुतार ने जो है तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था लॉरेंस एंड टुब्रो, ठीक है, लॉरेंस एंड टुब्रो कंपनी जो है तो इसने इसको बनाया था। और इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कब? 31 अक्टूबर 2018 में, ठीक है, 2018 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये थे सरदार पटेल के बारे में। तो आप यहाँ पर इनकी बारे में भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया? सरदार पटेल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बारे में मैंने बता दिया। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये डिटेल इसलिए बताता हूँ ताकि आपके लिए कुछ भी ना छूट जाए, ताकि एग्जाम में आए तो आप ये ना कहें कि हमें सर ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो हर चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ से मिल जाओ। जब हम कभी इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन करके तब मैं और अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एंड सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये 1947 में प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक, ठीक है, 1964 तक जो है तो ये प्रधानमंत्री रहे। अब जब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1951-52 में जब चुनाव हुए थे, ठीक है, 1951-52 में, ठीक है, तो उनकी जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने जो है तो 1951-52 की जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, इलेक्शन में, उसमें कितनी इन्होंने कम से कम 384, ठीक है, 384 जो है तो सीट से ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी 384 सीट से जीती थी, जो कि बहुत सारी सीटें होती हैं। फिर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। आईएनसी अध्यक्ष, तो ये आईएनसी अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1929 का लाहौर सेशन में। कहाँ पर? 1929 के लाहौर सेशन, जहाँ पर जो है तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यहाँ पर जो है ये बने थे अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी के। तो ये हो गई जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात। हम करते हैं थोड़ी लाला लाजपत राय की, ठीक है, तो लाला लाजपत राय की यहीं पर कर लेते हैं। तो ये जो है ये गरम दल के नेता थे। कौन से? गरम दल नेता थे लाला लाजपत राय। और जो है तो इनकी मृत्यु जो है ये साइमन कमीशन के टाइम पर हुई थी, ठीक है, साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ठीक है, तो इसका इन्होंने विरोध किया था और इसी विरोध में जो है तो लाठीचार्ज करवा दिया था जॉन सॉन्डर्स ने। और जो लाला लाजपत राय को है तो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और इसी के कारण जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया आपको? गांधी जी के बारे में बताया, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय सबके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करेंगे आप और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ये नोट में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से बिल्कुल शुरू से लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जो है तो ये किसके बारे में बताया था मैंने आपको?
ये बताया था जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बारे में लिख लेना है। फिर इसके बाद मैंने बताया था सरदार पटेल, तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सत्र नहीं है, ठीक है। तो विधानसभा का सत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जो सत्र नहीं, तो देखिए बजट, तो ये सबसे पहले होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला सत्र है मानसून, ये सेकंड नंबर पर आता है, और शीतकालीन ये थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। तो जो बसंत सत्र है, तो ये बसंत सत्र जो है, तो ये विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं है। बजट जो है, तो ये सबसे पहले फरवरी के टाइम पर होता है, ठीक है, फरवरी के टाइम पर। और जो मानसून है, ठीक है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाता है, ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। और जो शीतकालीन है, तो ये नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बजट सत्र होता है, ये सबसे लंबा सत्र होता है, ठीक है, सबसे लंबा सत्र, सबसे लंबा सत्र होता है ये बजट सत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक था, ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछा है, तो इसमें से कौन सा आज राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा घनत्व केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो ये सबसे ज़्यादा था दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली का जो है तो ये घनत्व सबसे ज़्यादा था। और दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आता है बिहार, ठीक है। दिल्ली पहले नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा घनत्व फर्स्ट पर, और जो बिहार आता है ये सेकंड नंबर पर। लेकिन अगर यही पूछ जाता कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है, तो ये दिल्ली का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। और बिहार में और राज्यों में हो जाता तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आ जाता, बिहार, ठीक है। तो बिहार जो है, तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व ये है दिल्ली का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और बंडूर, ठीक है, बंडूर राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, बंडूर राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। और ये जो है कहाँ, तो ये जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है कच्छ में। कहाँ पर, कच्छ में ये स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो हुई थी 1982 में, ठीक है, 1982 में। और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जो है ये स्थित है, और भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तिलोत्तमा सेन, ठीक है, तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से ये संबंधित है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है, तो कितने वंशों ने शासन किया था, तो दिल्ली सल्तनत पर जो है, ठीक है, तो ये 5 वंशों ने शासन किया था। कितने, 5 वंशों ने। तो 5 वंशों ने इस पर शासन किया था। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कि ये 5 वंश हैं कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ये है इसकी ट्रिक, ठीक है। अब ये कौन कौन से, तो ऐसे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव यानी गुलाम वंश, जिसको हम कहते हैं क्या, गुलाम वंश सबसे पहले आया था, ठीक है। इसके बाद आया खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश ने शासन किया। फिर इसके बाद किया तुगलकों ने, तुगलक वंश। फिर इसके बाद श्री से सैयद वंश, और एल से लोधी वंश, ठीक है। तो ये 5 वंश हैं जिन्होंने जो है तो दिल्ली पर शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तुगलक था, तो तुगलक का था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर सैयद की अगर हम बात करें, तो सैयद वंश का ये था खिज़्र खान।
और फिर लोधी, तो ये था बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश का बहलोल लोधी जो थे तो ये संस्थापक था, ठीक है। तो सबसे कम समय तक शासन किया तो ये किया था किसने, ये किया था खिलजी ने। किसने, खिलजी वंश ने जो है तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था। और अगर सबसे कम समय तक अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है, कम की जगह यहाँ पर आ जाता कि सबसे ज़्यादा समय, ठीक है, सबसे ज़्यादा समय या अधिक समय तक, तो ये किसने किया था, जो ये किया था तुगलक वंश ने, ठीक है, तुगलक वंश ने। तो सबसे कम शासन किया खिलजी ने और सबसे ज़्यादा किया तुगलक ने। तो ये सारी जानकारी आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में डैश में हुआ था, ठीक है। तो इनका कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था ग्वालियर घराने में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो उस्ताद अमजद अली खान ये किससे, ये सरोद वादक थे। क्या, सरोद बजाते थे, सरोद वादक थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, तो उनका जो वेतन और भत्ता करता है तो ये करता है संसद, ठीक है। संसद इस पर निर्णय लेता है कि इनका वेतन भत्ता कितना होगा। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब आया था, ठीक है। तो ये जो आया था कब आया था, ये आया था 1878 में। इस तहत, इस प्रेस एक्ट के तहत जो है तो आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ आप बुराइयां नहीं छाप सकते थे। अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो आपको वहां पर जो है तो या तो आपकी पत्रिका बंद करवा दी जाएगी या फिर आपको जो है तो फाइन भी लगता था और आपको जेल में भी डाल सकते थे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंग्रेजी पत्रिकार चलाते थे, ठीक है। तो उन पर लागू नहीं होती थी, ये सिर्फ हिंदी या दूसरी लैंग्वेज की जो पत्रिकाएँ हैं उन पर ये लागू होती थी। तो ये कौन लेकर आए थे, तो जो लेकर आया था लिटन, ठीक है, वायसराय लिटन जो है तो ये लेकर आया था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। इसके अलावा जो लिटन है, ठीक है, इसको भारत का सबसे क्रूर वायसराय, ठीक है, क्रूर वायसराय भी इसको कहा जाता है। और जो है तो ये 1878 में इसने सशस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट, सशस्त्र अधिनियम लेकर आया जिसको हम कहते हैं आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट ये लेकर आया था जिसके तहत जो है तो ये कोई भी भारतीय है तो उसको अगर वो जो है तो ये हथियार यानी बंदूक नहीं रख सकता था। अगर बंदूक रखनी है तो उसको आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर कोई अंग्रेज व्यक्ति है, ठीक है, इंग्लैंड का है, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपने पास हथियार रख सकता था। लेकिन अगर कोई भारतीय है और वो अपने पास हथियार रखना चाहता था उस पर प्रतिबंधित थे, ठीक है, ये उसका था। फिर हम बात करते हैं कैनिंग की। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड प्रथम वायसराय था, ये प्रथम वायसराय था भारत का। और जो कैनिंग है, ठीक है, इसी के टाइम पर जो है तो ये 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जो है इसी के समय पर हुई थी और 1857 क्रांति को जो है इसने दबा दिया। फिर बात करते हैं इरविन, ठीक है। तो इरविन भाई है तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी जी के बीच में और वायसराय इरविन के बीच में, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1931 में, ठीक है। और इरविन के समय पर ही तो प्रथम एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। किसके समय पर यह हुआ था, इरविन के समय। इरविन के समय ही साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डलहौजी की। डलहौजी हड़प नीति जिसने अपनाई, ठीक है, हड़प नीति जिसको हम व्यवगत का सिद्धांत कहते हैं, व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है, हड़प नीति और व्यवगत का सिद्धांत जो है तो इसने अपनाया। इसके अलावा जो डलहौजी था, ठीक है, तो इसे भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं, भारतीय रेलवे का जनक। तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है डलहौजी को, क्योंकि डलहौजी ने जो है तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार जो है ये ट्रेन चलवाई। कितने, 34 किलोमीटर चली थी बोरी बंदर मुंबई से, ठीक है, बोरी बंदर बम्बई से, ठीक है, बोरी बंदर बम्बई से लेकर जो है तो ये कहाँ तक चली थी, ये चली थी ठाणे तक। कहाँ तक, ठाणे तक,
ये 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। और ये पहली ट्रेन थी जो हमारे भारत में चली थी। और किसने चलवाई थी? तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी, जिसको वायसराय जो है ये जो है डलहौजी, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था 1848 से लेकर 1856 तक जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव? तो हम्पी नृत्य उत्सव जो तो है ये कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है तो कुंभ मेला जो है 12 साल में लगता है। कितने? 12 साल में एक बार लगता है। और ये जो है तो कहाँ पर लगता है? तो ये जो है तो ये गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, ठीक है, तो गंगा नदी, यमुना नदी और जो पौराणिक सरस्वती नदी थी, ठीक है, उसके जो है तो उसके संगम पर लगता है। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब गंगा नदी मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। यमुना की बात करें तो ये यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भी निकलती है। और ये जो है यमुना नदी तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं कावेरी, तो जो तो है एक ताल कावेरी से निकलती है, ठीक है। सरयू की अगर हम बात करें तो सरयू नदी जो है तो सरमूल उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसके बाद नर्मदा नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो तापी नदी है, ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से मुल्ताई बैतूल से ये निकलती है, ठीक है। तो ये है सारी नदी के बारे में, मैं इनको अभी बताऊँगा नहीं, डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष करा गया था? ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो ये हुए थे 1951 एंड 52 में हुए थे, यानी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1951, रुक जाइए, ये जो चालू हुए थे, ठीक है, तो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और ये फरवरी 1952 तक चले थे, ठीक है, फरवरी 1952 तक ये चले थे। तो ये चुनाव किस बार से कराया गया? तो ये किया गया था 1952 में, ठीक है, 1952 में हुआ था। और इसमें जो INC थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसमें जो है तो इसने कम से कम 384 सीट से, ठीक है, 384 जो सीटें हैं, ठीक है, इनको जीता था, 384 सीट इसने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर निर्मित टहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, तो जो टहरी बांध है तो जो है तो ये 260.5 मीटर लंबा है, ऊंचा है, ठीक है। और जो टहरी बांध है तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टहरी बांध, जो कि कहाँ पर है? तो ये पड़ता कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और ये किस नदी पर? ये भागीरथी नदी पर। और भागीरथी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है। और जब ये गंगोत्री भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। तब कौन सी नदी बनती है? जब भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है तब बनती है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, तो जो खालसा पंथ है तो इसकी स्थापना 1699 में हुई थी। किसने ये की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ये जो है तो ये 10वें सिख के गुरु थे, ठीक है, 10वें सिख के गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। तो ये पंजाब में मनाया जाता है इनके खालसा पंथ के गठन की स्मृति में। तो ये है कौन सा? तो ये है बैसाखी, ठीक है, बैसाखी में मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी जो है तो ये फसल कटाई त्यौहार भी है, ठीक है, फसल कटाई त्यौहार भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो पाइका तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? जो पाइका तो ये कहाँ पर? ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट,
असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। अभी मैंने बताया था जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था, ठीक है, तो दूसरे ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब किया था, तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में। ये कब, ये 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो है तो 1922 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद जो है तो महात्मा गांधी ने इसको ख़त्म कर दिया था। और ये भी पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो उस समय किसकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी, तो जो मृत्यु हुई थी तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकी जो है ये मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो ये रासलीला, मयूर नृत्य, ख्याल नृत्य। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो सारे हैं तो ये जो है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। और ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कौन सा है, तो ये है कथक। कौन सा, कथक। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, और हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और उनमें से कथक जो है एक है जो कि उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे, तो कहाँ पर जाएंगे, तो अगर देख हम बात करें हुमायूं की। ठीक है, तो हुमायूं जो है तो ये बाबर का बेटा था। किसका, बाबर का बेटा था। और ये जो हुमायूं है, ठीक है, ये दूसरा मुगल बादशाह था, दूसरा मुगल बादशाह था ये। और जो है हुमायूं ने, ठीक है, तो हुमायूं ने जो है ये 3 युद्ध लड़े। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध है। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें जो है हुमायूं ये हार गया। फिर 1540 में फिर से युद्ध हुआ, कौन सा, ये कहलाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है। ये भी किस किस के बीच में, ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसमें भी जो है तो ये हुमायूं जो है ये हार गया था। ठीक है, हुमायूं जो है ये हार गया था। और इसके बाद जो है तो शेरशाह सूरी ने अपनी सूरी वंश की स्थापना की थी। फिर इसके बाद 1515 में सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा। ठीक है, सरहिंद का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध है। और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, शायद मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ा था, लेकिन 1515 में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और इसमें जो है ये जीत गया था। ठीक है, इस बार ये जीत गया और फिर से जो मुगल साम्राज्य है तो उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हुमायूं का पुस्तकालय देखने कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और जो हुमायूं है, ठीक है, यहीं से, यानी जो उसका पुस्तकालय था, ठीक है, इसकी लाइब्रेरी थी, इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें हुमायूं की, ठीक है, तो हुमायूं की एक इनके ऊपर किताब लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। क्या, हुमायूं नामा। ये हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो ये लिखी है इनकी बहन ने, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी बहन थी। ठीक है, इन्होंने जो है तो ये लिखी है हुमायूं नामा। इसके अलावा इनका जो मकबरा है ये कहाँ पर, ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा। और ये किसने बनवाए थे, ये जो मकबरा बनवाए थे तो उनकी बीवी बीगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहते हैं। ठीक है, बीगा बेगम या हाजी बेगम जो हम इनको कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी कमला को 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली थी। ठीक है, तो कुमारी कमला 1970 में इन्होंने पद्म भूषण जीता। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो कि कहाँ का, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। और भारत में हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। और जो कथक है तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। फिर इसके अलावा 4 और बता देता हूँ, तो 4 हैंगे कथकली। ठीक है, कथकली ये कहाँ का, कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर कुचिपुड़ी जो है तो ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। फिर इसके बाद सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया कहाँ का, जो सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी। ठीक है, ओडिसी कहाँ का, तो जो ओडिसी है ये कहाँ का, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट है पोमल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो पोमल हॉर्स ये शब्द किससे संबंधित है, ये संबंधित है जिम्नास्टिक्स से, ठीक है, जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट, महाबलीपुरम का तट मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जो महाबलीपुरम का तट मंदिर है, ठीक है, इसको महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो थे प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इन्होंने ये बनवाया था। और ये है कहाँ पर, तो ये स्थित है कहाँ पर, ये तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो किसी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में कैसे बदलते हैं, तो ये बदलते हैं विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। ठीक है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे अधिक टाइम जोन पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, फ्रांस में। जो फ्रांस में है तो ये कितने, ये 13 समय क्षेत्र है। ठीक है, 13 समय क्षेत्र यानी 13 टाइम जोन्स है। और अगर हम बात करें रूस की, ठीक है, तो रूस दूसरे नंबर पर आता है जिसके पास 11, ठीक है, 11 टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो ये है कौन सी, जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जो है तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे, भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉप 500 MCQ जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हम लगातार आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।